students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we will be continuing chapter number 11 of S for Science for Standard 8 student. The name of the chapter is Force and Pressure. So, we have studied this chapter in our earlier session and cover up some of the topic of this chapter, and we will be continuing with the further topic today. Today, we will be starting our lecture with activity 11.4. अब देखो activity 11.4 में क्या होता है. So, यहाँ पे बहुत सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म की है. एक बॉल है, आप सपोज एक बॉल को हाथ से पुश करो, उसको धक्का मारो. जब आप उसको धक्का मारोगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो आगे मूव करने लगी. अब आगे मूव करती हुई बॉल के वो चल रही है, बॉल बीच में स्केल रख दो तो क्या होगा, फास्ट बॉल मूव स्केल से टकरा, उसका डायरेक्शन बदल गया. मतलब सपोज ये रूलर है, ये स्केल है, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बॉल को आपने पुश किया, टक 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 जोर से गई, लेकिन यहाँ पे तो उसका पाथ अटक गया, तो वो क्या करेगी, यहाँ से धक्का आके टक ऐसे आ जाएगी, है कि नहीं. बॉल है ये, सपोज ये यहाँ से बॉल जा रही है फुल स्पीड में, रूलर से टकराई टक, तो व्हाट हैपन, यहाँ पे एक बॉल ऐसी फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे टकराई एंड उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया. क्लियर. सो ये एक्टिविटी करिए, आपको अपने पाम से बॉल आगे तेजी से फेंकनी है और बीच में उसको पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए एक रूलर रख देना है. तो जैसे वो रूलर से टकराएगा वो अपना डायरेक्शन बदल देगा. राइट. तो ये एक्टिविटी अपने परफॉर्म किया. इस एक्टिविटी में अपने क्या इंक्लूड किया, एक्टिविटी समझ आई कैसे करनी है. अब देखो, लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल. अब इस चीज से थोड़े और एग्जांपल लेते हैं. आपने वॉलीबॉल गेम देखा है, वॉलीबॉल में क्या होता है, दो टीम्स होती है, यहाँ पे वॉलीबॉल होते हैं, हम वॉलीबॉल को इस साइड देख रहे हैं, सामने वाला इस साइड. मतलब मैंने वॉलीबॉल का डायरेक्शन ऐसे किया और सामने वाली टीम ने वो वॉलीबॉल को रोक दिया. वैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉलीबॉल मेरे कोर्ट में आई, मेरे कोर्ट में ये डायरेक्शन में आ रही, मैंने मेरे हाथ से उसका डायरेक्शन अगेन बदल दिया, मतलब ये डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन वो कर दिया, है कि नहीं. चलो और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ओके क्रिकेट में क्या हो रहा है, बॉलर वहां पे, यहाँ पे बैट्समैन, बॉल आ रही है, बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, बैट्समैन ने मारा, तो बॉल ऐसे से कैसे होगी, उसका डायरेक्शन बदल गया. बैट्समैन ने मारा तो भी वो सीधी थोड़ी ना जाती जाएगी, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, स्पीड भी बदल जाएगी. ठीक है. अगर वॉलीबॉल में सामने वाले प्लेयर ने, सामने वाली टीम ने बॉल फेंका और मैंने अगर ज्यादा फोर्स से उसको मारा तो उसका डायरेक्शन तो बदलेगा, स्पीड भी बदलेगी. क्लियर. और सिमिलरली बैट्समैन के केस पे बॉल जो स्पीड पे आ रही है, बैट्समैन जोर से मारता है तो उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है, स्पीड भी बदल जाती है. राइट. ओके. और एग्जांपल देखिए. हाँ. ओके. तो इन सब सिचुएशन पे क्या जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही है, तो यस, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अपन ने तीन एक्टिविटी देखी. पहले तो अपन ने जो एक्टिविटी 11.4 की, दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको एग्जांपल मैंने वॉलीबॉल गेम का दिया. वॉलीबॉल गेम में क्या हुआ, एक टीम ने बॉल इस साइड फेंकी, दूसरी टीम ने उसको अपने हाथ से पुश करते या स्मैश करके उसका डायरेक्शन बदल दिया. क्लियर. तीसरा क्रिकेट गेम में भी क्या हुआ, जो बॉलर था उसने बॉल फेंकी और जो बैट्समैन था बॉल इस डायरेक्शन में आती, बैट्समैन ने बॉल का डायरेक्शन और स्पीड बदल दिया. तो इन सब सिचुएशन में दो चीज हो रही है. या तो फर्स्ट चीज हो रही है, या तो चेंज इन स्पीड हो रहा है, या चेंज इन डायरेक्शन, या चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ. मतलब या तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल रहा है, जो बॉल ऐसे आई थी उसका डायरेक्शन बदल गया, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही है. मतलब सपोज बॉल ऑलरेडी आगे जा रही थी, अपन इसको और आगे फेंक दिया तो उसका स्पीड बढ़ी, या तो डायरेक्शन भी बदल रहा है या स्पीड भी बदल रहा है. जब ये तीनों चीजें होती है, या तो स्पीड बदलती है, या तो डायरेक्शन बदलता है, और या तो डायरेक्शन और स्पीड दो बदल जाती है. जब ये तीन सिचुएशन होती है, हम इस तीन सिचुएशन को बोलते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. ये तीन सिचुएशन जब होती है तो ये तीनों मिलके क्या होगा, अगर ये तीन चीज में से कुछ भी हो तो मानेंगे देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ. अगर ये तीनों में से कुछ भी हो तो हम मानेंगे कि हाँ, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हुआ. क्लियर हुई इतनी बात. ठीक है. तो ये बात ध्यान रखना. आप स्टेट ऑफ मोशन, हाँ
Thus a force may bring about change in the state of motion of an object. तो मतलब जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट की या तो डायरेक्शन बदला या तो स्पीड बदला. जब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और स्पीड बदलता है हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ. मतलब फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है. स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? अगर ये पेन रेस्ट पे तो इसका स्टेट ऑफ मोशन 0 है. जैसे मैंने पेन को थोड़ा आगे करा तो आगे मूवी, तो इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया. स्टेट ऑफ मोशन मतलब मूवमेंट कितना, या तो स्टेशनरी होगा तो स्टेट ऑफ मोशन 0, और मूव कर रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा. तो स्टेट ऑफ मोशन कब चेंज होता है? स्टेट ऑफ मोशन का फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? या तो स्पीड बदलती है या तो डायरेक्शन बदलता है, या तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं. और इस सिचुएशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है. अब देखो वो जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. ये तो अपन ने पढ़ा. स्टेट ऑफ मोशन में दो चीज होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन. अगर मैं बोलूं स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें दो चीज होती है, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? The state of rest is considered to be the state of zero speed. अगर मैं बोली पेन रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड क्या है? 0. तो जो स्टेट ऑफ रेस्ट हम बोलेंगे इट्स द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, दोनों स्टेट ऑफ मोशन है. मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे. ये क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में. मतलब ये रेस्ट और ये मोशन दोनों क्या है? स्टेट ऑफ मोशन. क्लियर? अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, डज इट मीन दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? क्या हर बार जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदलेगा? सवाल समझना. पहले ये सब आप देख लिया, आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की वॉलीबॉल गेम से, समझा क्रिकेट गेम से, और मैंने आपको बोला फोर्स अप्लाई करने से या तो ऑब्जेक्ट का स्पीड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा, या तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों. ये सब सिचुएशन, अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन हो तो हम बोलेंगे देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब फोर्स अप्लाई करने से मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है. एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो चीज पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन. ये रेस्ट भी एक स्टेट ऑफ मोशन है और ये मूवमेंट भी एक स्टेट ऑफ मोशन है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, डज application of force would always result in change in state of motion? Does application of force, मतलब जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब is there always change in state of motion? आप खुद समझो, क्या जब भी फोर्स अप्लाई किया तब हर बार ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा? क्या जब भी फोर्स अप्लाई किया तब ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा? एंड आंसर इज नो. कैसे? नॉट ऑलवेज. नो, नॉट ऑलवेज. अरे एक हैवी सा बॉक्स है, आप उस हैवी बॉक्स को धक्का मार रहे हो, आपने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन फोर्स अप्लाई करने से बॉक्स आगे खिसक ही नहीं रहा, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ. तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो. क्लियर? यही बोला है कि एक हैवी बॉक्स का आपको एग्जांपल दिया है, इवन आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करो दैट यू हैव एक्सर्टेड, स्टिल उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा. आपने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दिया, आपकी जितनी स्ट्रेंथ अप्लाई कर ले, लेकिन वो बॉक्स इतना हैवी है कि वो मूव ही नहीं हुआ, तो मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया स्टिल बॉक्स मूव नहीं हुआ. तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि फोर्स अप्लाई करने से स्टेट ऑफ मोशन बदले. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हमको ये पढ़ना है कि क्या फोर्स अप्लाई करने से एक ऑब्जेक्ट का शेप बदलता है. तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए, जैसे तो एक्टिविटी आप रीड कर लेना. What would you conclude from the what happened? अब देखो, सपोज एक बलून है, वो इन्फ्लेटेड बलून है, फुलाया हुआ बलून है. आपने उस बलून को दोनों हाथ से प्रेस किया, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हुआ? बलून फट गया. मतलब बलून जो इन्फ्लेटेड था उसकी शेप चेंज होगी. मतलब जब बलून पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप बदली. यस. आपने आपने डो करा, डो से आप रोटी बनाना चाहते, तो रोटी के पहले आप वो बनाओगे, बॉल्स बनाओगे. तो जब आपने डो लिया और डो से रोटी की बॉल्स बनाए और फिर रोटी को बेली, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, तो उसका भी शेप चेंज हो गया. राइट? ओके.
व्हाट विल हैपन, अगर आप रबर बॉल को प्रेस करोगे तो भी उसका शेप चेंज होगा। मतलब यस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है। क्लियर? तो क्या फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है? तो इट इज अ यस। ओके, एंड अपन एग्जाम्पल में पढ़ा, एक इन्फ्लेटेड बलून है, फुलाया हुआ बलून का शेप अलग होता है, जब आपने दोनों हाथ से उसको दबाया तो उसका शेप अलग हो गया, तो फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप चेंज हुआ। जो डो है, डो से आपने चपाती बनाई तो डो का शेप अलग था, चपाती का शेप अलग था, तो यस, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होता है। क्लियर? ओके, सो अभी तक अपन ने जितनी भी एक्टिविटीज पढ़ी उसमें से अपन ने कुछ 1 2 3 4 एंड 5 चीजें कंक्लूड की, समझते हैं। अभी तक जो भी अपन ने एक्टिविटी पढ़ी उसमें से अपन ने 5 चीजें कंक्लूड की। पहली चीज ये कंक्लूड की, फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स से एक ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है फ्रॉम रेस्ट। ये पेन अभी रेस्ट पे, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव करना चालू करी। मतलब फोर्स अप्लाई करने से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो मूव कर सकता है। तो फोर्स में, मैं ऊपर फोर्स लिख रही हूं, फिर नीचे सब में लिखती जाऊंगी, इट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स अप्लाई करने से रेस्ट में हुआ हुआ ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर सकता है, राइट? नेक्स्ट, इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज ऑलरेडी मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स अप्लाई करके आप उसको मोशन में करवा सकते हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है तो क्या आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो? यस। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है, अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं है, बट आप एक स्मूथ सरफेस पे अगर कोई चीज को ऐसे रोल कराओ, वो ऑलरेडी मूव कर दी है, आप उसको और धक्का मारो तो और उसका स्पीड बढ़ जाएगा, या तो अगर आप उसको रोक दो तो भी उसका स्पीड कम हो जाएगा। सो फोर्स अप्लाई करने से एक ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज होती है अगर वो ऑलरेडी मूविंग है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो फोर्स अप्लाई करने से वो मूव करेगा, और ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मूविंग है तो फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। तो फोर्स में चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट if it is moving। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट से मूव करवा सकता है, और मूविंग है तो उससे स्पीड चेंज कर सकता है। थर्ड, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो अभी अपन ने पढ़ा आज के लेक्चर में कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाता है। जैसे मैंने आपको वॉलीबॉल गेम का एग्जांपल दिया, वॉलीबॉल इस साइड से आ रही है, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वॉलीबॉल उस साइड चली गई, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है चेंज हो गया। सो इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का शेप भी बदलता है। जो भी अपन ने आटे का एग्जांपल दिया, डो से अगर आप चपाती बना रहे हो, एक इन्फ्लेटेड बलून को आप दबा के फोड़ देते हो तो उसका शेप बदला। सो फोर्स में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिफ्थ, इट में कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, या इसमें से कुछ इफेक्ट हो सकते हैं या सारे हो सकते हैं। इट में कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। मतलब इन शॉर्ट अपन ने ये कंक्लूड किया कि फोर्स अप्लाई करने से ऐसा हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो मूव करेगा। पहला, ऑब्जेक्ट में मूव इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। सो इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज ऑलरेडी मूविंग। थर्ड, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बदल सकता है, वॉलीबॉल वाला एग्जांपल। फिर इट मे चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? और इसमें से सारे इफेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब पहला, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो मूव हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव हो रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। थर्ड, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल सकता है। फोर्थ, उसका शेप। एंड फिफ्थ, इसमें से सारी चीजें या कुछ चीजें हो सकती। क्लियर? While force may causes one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. ये चीजें फोर्स के बिना नहीं होगी। अगर फोर्स नहीं अप्लाई करा, सपोज ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, फोर्स ही नहीं अप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली मूव करेगा नहीं। अगर
फोर्स नहीं अप्लाई करे तो क्या ऑटोमेटिकली, एक बलून है, बलून इन्फ्लेटेड है, मैं उसको दबा के फोड़ ही नहीं तो क्या वो ऑटोमेटिकली उसका शेप चेंज करेगा? नो। क्लियर? तो ये सारी चीजें होने के लिए प्री कंडीशन है, ये सारी चीजें होने के लिए प्री कंडीशन है कि फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। जस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट चेंज स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट खुद मूव नहीं करेगा, वो खुद अपनी स्पीड नहीं बदलेगा और वो खुद अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ना ही वो खुद अपना शेप बदलेगा। ना ऑब्जेक्ट खुद मूव करना चालू कर देगा, ना ऑब्जेक्ट खुद अपनी स्पीड बदलेगा, ना ऑब्जेक्ट खुद अपना डायरेक्शन बदलेगा और ना ऑब्जेक्ट खुद अपना शेप बदलेगा until and unless फोर्स अप्लाई किया हो। until and unless क्या अप्लाई किया? फोर्स। क्लियर? तो ये अपना आज में अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने ये पढ़ा कि फोर्स अप्लाई करने, अपन ने स्टेट ऑफ मोशन का कंसेप्ट पढ़ा कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप बदलता है। फिर अपन ने एक ओवरऑल कंक्लूजन किया कि ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या हो सकता है, और लास्ट में ये बात कंक्लूड की कि फोर्स अप्लाई करना प्री कंडीशन है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ऊपर की सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। क्लियर? अब अपन ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो जरा यहाँ पे ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, फोर्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। फोर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है? कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? जो फोर्स अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच का कॉन्टैक्ट होना जरूरी, दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। उसमें दो फोर्स आते हैं, एक आता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है? मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स में दो फोर्स है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला आता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा आता है आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये अपना पूरा टॉपिक ऑफ स्टडी रहेगा। फोर्स दो टाइप के होते हैं। पहले तो अभी तक अपन ने फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स से क्या क्या हो सकता है वो पढ़ा। अब फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो आ जाते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विद कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स में भी अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स से आपको क्या कुछ मसल्स होंगी? हाँ, उसी टाइप का मस्कुलर। लेट अस स्टडी। क्या आपको एक बुक उठानी है तो क्या मैं हाथ लगाए बिना उठा सकती हूँ? क्या मैं बुक को हाथ लगाए बिना उठा सकती हूँ कि एक बुक आ जाओ मेरे पास? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। क्या मैं बुक को हाथ लगाए बिना उठा सकती हूँ? नहीं। ठीक है, मतलब मैंने ऑर्डर दिया बुक आ जाओ, नहीं। ठीक है, मैंने इस बुक को हाथ लगाया तो यस मैं बुक को उठा पाई। कोई बकेट है, अगर आपको बकेट उठानी तो आपने बकेट को चुटकी बजाई, बकेट खुद उठ गई। डू वी हैव दिस मैजिकल पावर्स? नो। से फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बॉटल यहाँ पे पड़ी है, ये वाटर बॉटल को मुझे उठाना है। आई डोंट हैव मैजिकल पावर्स की वाटर बॉटल कम टू मी और वो खुद आ जाए, मुझे इसको उठाना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली बुक का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। ओके, so generally to apply force on an object your body should be in contact with that object। अगर आपको जनरल केसेस में क्या होता है, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है तो आपकी जो बॉडी है उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होनी चाहिए, राइट? मतलब से फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है, ये ऑब्जेक्ट को मुझे उठाना है, तो मेरा ये जो बॉडी है इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा तभी मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है? सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है तो योर बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट विद दैट force। Clear? Okay. The contact may also be with the help of stick or a piece of rope। अगर से फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बॉटल को मुझे यहाँ पे और मुझे अपनी तरफ खींचना है और मुझे बोले आप हाथ यूज नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर दूंगी, अगर यहाँ पे इसको रोप टाई कर लूं और रोप से इसको धीरे धीरे खींचू अपनी तरफ तो भी चलेगा? चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि कॉन्टैक्ट मतलब लिटरली आपके हाथ या आपके पाँव इनको टच होनी चाहिए। आप एक धागे से खुद की बॉडी और ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में ला दो, देन आल्सो इट इज ओके। क्लियर?
कंटैक्ट होने के लिए लिटरली आपकी बॉडी पूरी उनसे कंटैक्ट में होनी चाहिए, इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, वो जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट और बॉडी का कोई थ्रेड या स्टिक से भी कंटैक्ट कर सकते हो, इट वुड डू। क्लियर? ओके, व्हेन वी पुश अ ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अप, आप स्कूल बैग्स उठाते हो भारी भारी बुक्स वाला, तो जब आप स्कूल बैग उठाते हो तो क्या हो रहा है, या तो आप एक बकेट उठा रहे हो, सो वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्कूल बैग उठाया तो फोर्स ही है ना, या बकेट उठाया ऊपर फोर्स है ना, तो ये फोर्स कहां से आता है? ये फोर्स आता है बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। ये जो फोर्स आता है अपने बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनके कारण आता है, तो हम बोल सकते हैं द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मतलब जो फोर्स मसल्स के कारण होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्लियर? वापस इस चीज को समझो, प्लीज डू पे अटेंशन ओवर हियर। मैंने आपको बोला अगर मुझे बुक को उठाना है तो मैं बुक को टच करे बिना नहीं उठा पाती, अगर मुझे बॉटल पिकअप करनी है तो मैं उसको टच करे बिना नहीं उठा पाऊंगी। सो जनरली जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है तो आपकी बॉडी इस ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में होनी चाहिए, लाइक दिस। बट ये कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी और उस ऑब्जेक्ट को स्टिक या थ्रेड से भी टाई अप कर लिया देन ऑल्सो इट विल डू। फिर आपको बोला है आप स्कूल बैग उठाते हो तो आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये फोर्स कहां से आता है? ये फोर्स आता है आपके मसल से, बाय द एक्शन ऑफ मसल। सो हम ये बोल सकते हैं जो फोर्स अपने एक्शन ऑफ मसल से आता है उस फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। यस, हम ऐसा बोल सकते हैं। आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स में अपना मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बुलक्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, डोंकीज होते हैं, उनकी पीठ पे बहुत सारा सामान रख के उसको इधर से उधर लंघाया जाता है, सो तब वो अपने मसल्स को यूज करके आगे लीन होते हैं। ठीक है? इन परफॉर्मिंग दिस टास्क वो अपना मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे। क्लियर? अब ये मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोला गया? क्योंकि मस्कुलर फोर्स अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट और बॉडी कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट की बॉडी, ये दोनों कॉन्टैक्ट में होगी तो ही मस्कुलर फोर्स विल कम इनटू प्ले। सो इसलिए मस्कुलर फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? सो मस्कुलर फोर्स में पहले अपन ने ये समझने के कुछ एग्जांपल समझे। बुक का एग्जांपल मैंने आपको दिया, वाटर बॉटल का दिया, ठीक है, और मैंने आपको ये बताया कि जनरली क्या होता है, जनरली फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जो बॉडी है आपकी, दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट। ये दोनों कैसे होने चाहिए? इन कॉन्टैक्ट। और ये कॉन्टैक्ट वाया स्टिक या स्ट्रिंग किसी से भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर आपको स्कूल बैग का एग्जांपल दिया कि आप स्कूल बैग उठाते हो, स्कूल बैग उठाने में जो आपको फोर्स चाहिए वो कहां से आता है? वो आता है बाय द एक्शन ऑफ योर मसल्स, वो आता है बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। क्लियर? तो इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन है फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स is known as muscular force, मतलब जो फोर्स मसल्स के एक्शन से होता है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। एनिमल्स भी अपना मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं और मस्कुलर फोर्स को क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और बॉडी कॉन्टैक्ट में होते हैं इसलिए। क्लियर? तो ये अपन ने कॉन्टैक्ट फोर्स का एक फोर्स पढ़ा, मस्कुलर फोर्स। अब दूसरा फोर्स पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अपन ने मस्कुलर फोर्स पढ़ा, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? पहले ना एग्जाम्पल्स करने से पहले मैं एक बात बताती हूँ। जो फ्रिक्शन होता है ना, हमेशा मोशन का उल्टा होता है। कोई चीज मूव करती हुई रोकने का काम कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन मतलब चलती हुई चीज को रोकना। सो ये बात बहुत क्लियर रखना कि जो फ्रिक्शन होता है ना, हमेशा मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन, सुनो, हमेशा मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन। अगर मोशन ये डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, ऑलवेज। क्लियर? अब आपने देखा होगा कि अगर बाइसाइकिल को आप पेडल नहीं कर रहे तो थोड़े टाइम बाद बाइसाइकिल रुक जाएगी। क्यों रुकी? क्योंकि जो आपका टायर है और जो रोड है, उन दोनों के सरफेस में फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन मतलब रफनेस आ गई, और वो रफनेस के कारण गाड़ी रुक गई। लेकिन अगर आप पेडल करोगे तो वापस वो रफनेस निकल के स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है? आपने देखा है बनाना का पील होता है, सो बनाना के पील पे पाँव पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। लेकिन अगर
क्यों फिसलते हैं? क्योंकि बनाना का पील सॉफ्ट होता है ना, उसमें रफनेस नहीं होती, स्मूथ होता है। तो स्मूथ नहीं है तो मतलब बिल्कुल फ्रिक्शन ही नहीं था, और फ्रिक्शन की कमी के कारण आप स्लिप हो जाते हो। लेकिन अगर बनाना का पील नॉर्मल जमीन पे पाँव रखा तो आप ऐसे स्लिप हो रहे हो? नहीं, क्यों नहीं स्लिप हो रहे? बिकॉज आपका जो लेग का फुट सरफेस है और जो जिस सरफेस पे आप खड़े हो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इसलिए आप स्लिप नहीं हो रहे। क्लियर हुआ इतनी बात? एक बॉल है, वो बॉल को आपने धक्का मारा, वो चल रही है, अब आप कुछ नहीं कर रहे, धीरे धीरे वो बॉल कभी ना कभी तो रुकेगी। क्यों रुकी? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स आया। फ्रिक्शन फोर्स बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन के कारण वो बॉल रुक गई। मतलब फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता, मोशन को रोकता है। क्लियर? देखो, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, आपको वही एग्जांपल्स दिए जो मैंने दिए। फर्स्ट पैराग्राफ सेम वैसा ही है, तो मैं रीड नहीं करी। सेकेंड पैराग्राफ में ये बोला कि यार ये सारी सिचुएशन में कौन सा फोर्स कम आ रहा है, कम इनटू प्ले, दैट इज फ्रिक्शन। क्लियर? तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। मैंने आपको बताया कि एक चलती हुई बॉल रेस्ट क्यों? बिकॉज बॉल और सरफेस ऑफ द ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन था। मतलब कोई भी चलती हुई चीज रुकती है इसलिए क्योंकि वो चीज और जो सरफेस पे वो चल रही है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब देखो यहाँ पे बोला है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस ना, अगर कोई चल रही होगी चीज तो ही तो उसको रोक पाओगे। अगर कोई चीज चल रही होगी तो ही तो वो चीज को आप रोक पाओगे ना। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ऑलवेज मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपको ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इट इज ऑलवेज अपोजिट। क्या लिखोगे? अपोजिट। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जाता है। क्लियर? सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस, अब ऑब्वियसली फ्रिक्शन क्यों होता है? बिकॉज जो सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? ओके, ठीक है। सो ये था फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स में अपन ने क्या पढ़ा? फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। फ्रिक्शन चलती हुई चीज को रोक देता है, और फ्रिक्शन हर मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है। क्लियर? रफनेस के कारण होता है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू समझा। सो अपन ने मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो तो कॉन्टैक्ट फोर्स थे ये पूरा का पूरा समझ के कंप्लीट हो गया अपना, डन। अब अपने 3 पॉइंट और है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों टॉपिक करने के बाद अपना आएगा फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर का नाम है फोर्स कंप्लीट, लेकिन प्रेशर पढ़ना बाकी है। उसके बाद प्रेशर के बाद में हम कुछ एक्टिविटीज से समझेंगे, उसके बाद वी विल बी एंडिंग दिस चैप्टर। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर आपसे 2-3 सवाल पूछ लेती हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। इफ आपको आंसर नहीं आ रहा तो स्टूडेंट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रीड विद द वीडियो। ओके, सो लेट अस बिगिन। Okay. The state of rest is considered to be the state of dash speed. The state of rest is considered to be a state of dash speed. And your time ends in 3, 2, 1. Zero speed. अगर रेस्ट है तो स्पीड क्या होगी? जीरो। उसमें तो सोचना भी नहीं है। अगर रेस्ट है तो स्पीड तो जीरो ही होगी, isn't it? चलो, next is what is muscular force? What is muscular force? And our time ends in 3, 2, 1. The force acting due to the action of muscles. जो force muscles के action के कारण होता है उसको muscular force बोलते हैं, right? Next, the force of friction is always dash to the the direction of the friction is always to the dash of the direction of motion. And your time ends in 3, 2, 1. It is opposite. Clear? So with this, we will be ending our session and continue with the further points of this topic, this chapter in our next session. Till then, goodbye.